ठीक है स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये थ्री फेज क्या होता है। थ्री फेज क्या होता है इसके पहले ही हमने पढ़ा है। तो आर वाई भी यदि तीन फेस आपके पास दिए हुए हैं, रेड येलो और ब्लू, यदि ये तीन फेस आपके पास है दोस्तों, तो ये थ्री फेस यदि किसी मोटर को सप्लाई दिया जाए, मतलब आर और वाई और बी ये तीनों फेस यदि किसी मोटर को सप्लाई दिया जाए जिसमें न्यूट्रल पार्ट ना हो, न्यूट्रल नहीं होगा इसमें, सिर्फ फेस ही फेस होंगे, यदि तीनों फेस किसी भी मोटर को दिया जाए जो थ्री फेस मोटर हो, तो उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसी प्राइमरी वाइंडिंग को ही आप सप्लाई देंगे अकॉर्डिंग टू, जैसे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में जो है फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन क्रिया प्रोसेस होती है। तो जो फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है, यदि किसी प्राइमरी वाइंडिंग या किसी भी कॉइल में धारा प्रवाहित की जाए तो विदाउट लिंक या विदाउट कनेक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग में ऑटोमेटिकली क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है। और ये जो दोनों है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दोनों आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं, मैग्नेटिकली लिंक्ड होते हैं, मतलब कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो मैग्नेटिकली सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स लिंकेज के कारण इसमें भी फाई टू क्रिएट होने लगता है। यदि इसमें फाई वन क्रिएट हो रहा है तो इसमें फाई टू क्रिएट होने लगेगा विदाउट एनी कनेक्शन, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्शन मतलब सप्लाई जाए। लेकिन फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन जिसे आप अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं, तो ये जो अन्योन्य प्रेरण का जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि यदि प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब कि जैसे कि दो फ्रेंड है जो साथ में डेली रहते हैं, तो आपको दोनों में सिमिलरिटीज देखने मिलेगी क्योंकि वो अच्छे दोस्त हैं। तो अच्छे दोस्त होंगे तो यदि पहला जो दोस्त होगा उसके साथ वाला जैसा करेगा वैसा ही सेकंड वाला भी उसका जो फ्रेंड होगा वो भी वैसा ही करेगा, मतलब कि दोनों की सिमिलरिटी सेम होगी। दोस्ती समान गुणों वालों में जो है मिलती और शोभती है। बहुत बार यदि आपने कहीं देखा होगा तो ये जो मैंने आपको थॉट बोला ये थॉट कटु सत्य है, क्योंकि जो दोस्ती होती है समान गुण वाले के साथ मिलती और सोचती है, तब ही फ्रेंडशिप बनती, नहीं तो फ्रेंडशिप नहीं बनती दोस्तों। मतलब कि आप जो कहेंगे वो उसको अच्छा लगेगा या उसकी बातें आपको अच्छी लगेगी, मतलब दोनों में जो है मतभेद नहीं होंगे तब फ्रेंडशिप बनेगी। वैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग में जब सप्लाई दिया जाता है तो विदाउट एनी कनेक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग में ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है और ये फैराडे के नियम पर आधारित है स्टूडेंट। तो इंडक्शन मोटर भी एज अ सेम वर्क करता है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो रोटर जो है ये जो रोटेशन के कारण ये रोटेट करने लगता है, मतलब कि घूर्णन के कारण जो रोटर पार्ट होगा वो अपने अक्ष पर घूमने लगता है। ठीक है, लेकिन एक्शन जो है मतलब क्रिया एज अ सेम ट्रांसफार्मर के जैसे क्रिया होगी। अब इसे हम दूसरे शब्दों में समझे, जो ग्राफिकल रूप से है या मैथमेटिकल रूप से यदि देखा जाए, तो यदि ये V1 वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर का ये कोर हो गया स्टूडेंट। तो हमें मालूम है ट्रांसफार्मर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप और बैरी टाइप। तो ये है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसके कोर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी हुई है। देखिए ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गई स्टूडेंट सेकेंडरी वाइंडिंग। जब प्राइमरी वाइंडिंग में आप एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई देने पर क्या होता है, इसका हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल निगेटिव होता है। तो ये इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पर हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव रहेगा इस साइड, तो इस साइड नेगेटिव रहेगा। फिर सेकेंड हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब इससे आप ऐसा समझ सकते हैं, तो ये हुआ हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ फिर भी जीरो हो जाएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर इस टाइप से हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो गया 180 और ये हो जाएगा 180 इक्वल, मिलाएंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो ये 360 का जो रिएक्शन होता है ऐसा ही यहाँ पर भी होता है स्टूडेंट। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में फैराडे के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर ही इंडक्शन मोटर का निर्माण किया गया है। ये ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत है वैसे ही इंडक्शन मोटर का भी कार्य सिद्धांत सेम होता है। तो इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत और ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत दोनों एक ही बेस पर आधारित है। बस इतना सा अंतर मिलेगा आपको कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी में लोड कनेक्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में,
लेकिन इंडक्शन मोटर के सेकेंडरी में उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में शॉर्ट किया जाता है। दोनों में बस काफी इतना अंतर है स्टूडेंट। आइए हम इसका देखेंगे। तो सेम कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि जो ट्रांसफार्मर है और इंडक्शन मोटर, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है एज अ सेम होता है स्टूडेंट। ट्रांसफार्मर का भी और इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन दोनों सेम होता है दोस्तों। ठीक है। अब यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो ट्रांसफार्मर है एज अ सेम कंस्ट्रक्शन इंडक्शन मोटर का भी होता है। इंडक्शन मोटर का जो हिंदी नेम है वो है प्रेरण मोटर। मतलब जो प्रेरण की क्रिया दोनों में होगी, और प्रेरण की जो क्रिया किसमें होती है, क्वाइल में या वाइंडिंग में होती है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये बाहरी पार्ट जो है ये स्टेटर पार्ट होता है जो स्थिर होता है। यदि आपने डीसी मोटर पढ़ा है तो आई होप मुझे आपको मालूम होगा कि स्टेटर पार्ट क्या होता है और रोटर पार्ट क्या होता है। तो जो पार्ट मूविंग करता है वो रोटर पार्ट है, और जो पार्ट स्थिर होता है वो स्टेटर पार्ट होता है स्टूडेंट। तो स्टेटर और स्टार्टर में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको। तो यहाँ पर वर्ड को भी थोड़ा आपको समझना है दोस्तों। ठीक है। तो ये है स्टेटर पार्ट। और स्टेटर पार्ट में प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट होती है। मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग, जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, वैसे ही उसी के कंपैरिजन में यदि हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसका जो स्टेटर पार्ट होगा स्टूडेंट, ये प्राइमरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करेगा, मतलब कार्य करेगा। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो स्टेटर पार्ट में होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है या स्टेटर जो में जो सप्लाई देंगे वो इनपुट सप्लाई होगा। और ये जो इनपुट सप्लाई कैसा होगा, थ्री फेज सप्लाई होगा। अर्थात यहाँ पर हम आर, वाई और बी तीनों फेज का सप्लाई देंगे स्टूडेंट। तो आर यहाँ से चले जाएगा और वाई और बी। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो स्टेटर पार्ट हो गया जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट है। ठीक है। अब ये जो कॉइल यहाँ पर लपेटी होगी, इसी कॉइल को देखेंगे स्टूडेंट हम। तो यहाँ पर स्टेटर पार्ट में ये कॉइल आपको, जैसे कि आप सामने आगे पढ़ेंगे कि ये किस टाइप के स्लॉट होते हैं जिसमें वाइंडिंग को उस स्लॉट्स में डाला जाता है। तो ये आपने शायद डीसी मोटर डीसी जनरेटर में पढ़ा होगा। इसका कंस्ट्रक्शन फिर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम। तो ये जो रोटर पार्ट है स्टूडेंट, ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करेगा रोटर वाइंडिंग जो होगी। मतलब रोटर की जो वाइंडिंग होगी, रोटर में जो वाइंडिंग आप कनेक्ट करेंगे या डालेंगे तो वो हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह। अब ये किसी एक रोटर पार्ट है, मतलब कि ये पूरा एनवेलूप होगा, गोल होगा। और यहाँ पर जो गोल होगा तो इसके जैसे कि आपने देखा होगा डीसी मोटर में आर्मेचर होता है, और वो आर्मेचर के स्लॉट्स में क्वाइल को रखी जाती है, इंस्टॉल की जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर का जो रोटर पार्ट होगा उसमें भी क्वाइल को हम इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई देंगे, मतलब कि स्टेटर में आप सप्लाई देंगे इनपुट आर वाई बी तीनों फेस में जब आप सप्लाई देंगे स्टूडेंट, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, अर्थात ये बोल सकते हैं कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें फ्लक्स फाई वन उत्पन्न होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स फाई टू उत्पन्न होगा स्टूडेंट। तो ये जो फाई टू कहाँ से उत्पन्न हुआ, इन दोनों के बीच में, स्टेटर और रोटर पार्ट के बीच में एयर गैप मिलेगा आपको। और इसमें थ्री फेस इंडक्शन मोटर में एयर गैप कम से कम होना चाहिए। और ये एयर गैप कितना होगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में पूछा जाता है कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट का एयर गैप कितना होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, मूव कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। तो इसमें जो एयर गैप होगा वो कम से कम 0.2 mm से 0.5 mm तक होगा स्टूडेंट। ठीक है, 0.2 mm से 0.5 mm तक होगा स्टूडेंट। तो इतना एयर गैप होना चाहिए, और कम से कम होना चाहिए। ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाइव वन से जो फाइव टी में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में यदि पूछता है आपको कि किस मोटर में एयर गैप सबसे कम रखा जाता है, तो आपको यही आंसर लगाना है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में एयर गैप सबसे कम रखा जाता है। और यदि पूछा जाए कि कितना रखा जाता है, तो वो 0.2 mm से 0.5 mm तक रखा जाता है स्टूडेंट। ये इसका आंसर होगा। ठीक है।
इसमें जो E2 जैसे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें E2 वोल्टेज उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, या वोल्टेज कह सकते हैं या ईएमएफ कह सकते हैं आप। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वैसा ही ईएमएफ आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर पार्ट में भी उत्पन्न होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन की जो प्रोसेस होगी, जैसे ट्रांसफार्मर में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पर ये सिद्धांत पर कार्य करता है, वैसे ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका यूज जो है, ये इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, मतलब कि ये जो फाई 1 है, हमने इनपुट सप्लाई दिया, थ्री फेज सप्लाई दिया, तो फ्लक्स फाई 1 प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होगा। तो इसमें जो है मैग्नेटिक लिंकिंग के कारण, देखो ट्रांसफार्मर एक दूसरे से जो लिंक होता है मैग्नेटिकली, वो उसके कारण फाई 2 इंड्यूस होता है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है। और ये जो वोल्टेज है नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ फेरे होंगे, फेरों की संख्या उस पर डिपेंड करेगा। वैसे ही इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी ये जो फ्लक्स फाई 2 इंड्यूस्ड होगा वो सिंक्रोनस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि इसमें जो फाई 2 उत्पन्न हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग में, जो रोटर पार्ट घूम रहा है स्टूडेंट, तो उसकी जो स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, इसी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। उसकी स्पीड कम है या ज्यादा है, वो किस पर डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड पर। जितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी रोटेशन आरपीएम जो स्पीड है उतनी होगी। तो आपको मालूम है मोर देन इसका जो है 3000 आरपीएम समथिंग में रोटेट करता है ये। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो स्टेटर में होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग रोटर में होता है स्टूडेंट। और ये जैसे ट्रांसफार्मर एक दूसरे से लिंक होते हैं, वैसा ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी प्राइमरी वाइंडिंग मतलब कि स्टेटर की वाइंडिंग और रोटर की वाइंडिंग एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका जो मेन जो पॉइंट है, मेन पॉइंट देखेंगे इसका हम। तो इसमें स्टूडेंट सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड है वो किस टाइप से होती है, जो आपने देखा होगा शायद, अभी तो आप पढ़े नहीं होंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में। यदि आप सिंक्रोनस मोटर के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसका जो फार्मूला है एन एस इक्वल, ठीक है, तो 1 S-1 समथिंग है, 1 - S, एन एस इक्वल 1 - S। तो इस टाइप से उसका फार्मूला है। तो उसी फार्मूले से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर की। सिंक्रोनस मोटर ऑटो स्टार्ट नहीं होता, मतलब कि उसको स्टार्ट करने के लिए अलग से डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। लेकिन एज अ सेम कंस्ट्रक्शन जो है, सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है बेटा, किसी ऐसे अल्टरनेटर की तरह। जब आप अल्टरनेटर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर। तो ये जो इंडक्शन मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। इंडक्शन मोटर को आपने जैसे ही इनपुट सप्लाई दिया तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर होती है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होती। और एक और अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा, जब यहाँ सिंक्रोनस मोटर का नाम आया, तो ये जो सिंक्रोनस मोटर होती है बेटा, ये तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। लैगिंग पावर फैक्टर में भी, लीडिंग पावर फैक्टर में भी, और यूनिटी पावर फैक्टर में। ये सिंक्रोनस मोटर बेटा तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। लेकिन इंडक्शन मोटर का अलग है। इंडक्शन मोटर जो है, इसकी जो रोटेटिंग स्पीड होगी बेटा, ये मोटर इसकी जो स्पीड होगी सिंक्रोनस मोटर से थोड़ी कम होगी। मतलब कि ये कह सकते हैं सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होगी उससे थोड़ा कम होगा। इसका जब हम ग्राफ भी देखेंगे, इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, ठीक है, तब हम आपको बताएंगे कि थोड़ा कम क्यों होता है। ठीक है, थोड़ी कम स्पीड होती है इसके अकॉर्डिंग, सिंक्रोनस मोटर से थोड़ी कम स्पीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इंडक्शन मोटर का जो कंपैरिजन एक ऐसे ट्रांसफार्मर से करते हैं जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या किया गया हो, शॉर्ट किया गया हो। सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट किया गया हो और वो घूमने के लिए क्या हो जाएगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि लूप कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। यदि ये कोई क्वाइल है और इस क्वाइल में देखिए ये क्वाइल का स्टार्टिंग सिरा और एंडिंग सिरा हो गया, तो ये सिरा हो जाएगा स्टूडेंट एंडिंग सिरा और ये हो जाएगा स्टार्टिंग सिरा।
अब यहाँ पर ये स्टूडेंट, यदि हमने इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया और ये रोटर पार्ट के अंदर है, ये अंदर का पार्ट रोटर का पार्ट है, मतलब रोटर वाइंडिंग हो जाएगी स्टूडेंट, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी। तो ये स्टेटर का पार्ट हो गया और ये रोटर का पार्ट हो गया स्टूडेंट। तो यदि इसमें हम 3 फेज एसी सप्लाई देंगे तो अकॉर्डिंग टू फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन इससे रोटर पार्ट में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगेगा। और दूसरी बात ये होगी कि इसके ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा और इसके ईएमएफ का डायरेक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे ईएमएफ का डायरेक्शन, इसी की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और जब रिपल करेंगे स्टूडेंट तो ये स्टेटर ये इधर अपनी ओर इसको खींचेगा और इसका टॉर्क जो है रोटर का ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो ये दोनों का जो है डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसी वजह से ये रोटर पार्ट घूमने लगता है स्टूडेंट। यही कारण है कि ये जो है स्टेटर पार्ट स्थिर रहता है, रोटर पार्ट घूमने लगता है दोस्तों। ठीक है, इसका एडवांटेज देखेंगे हम, तो इसके मेन एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो स्टूडेंट देखेंगे हम इसके मेन एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो मेन एडवांटेज क्या क्या है ये देखेंगे स्टूडेंट हम। इसमें जो सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो रोबोट कंस्ट्रक्शन होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो रोबोट कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा लेंदी नहीं होगा और सिंपल कंस्ट्रक्शन होगा इसका। जैसे कि इसका जो मेंटेनेंस जो होता है वो भी बहुत इजी तरीके से हो जाता है स्टूडेंट, इसका मेंटेनेंस बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यदि इसमें देखा जाए तो इसका जो मेंटेनेंस होता है कॉस्ट, ये बहुत लो होता है दोस्तों। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, कैसा होगा, बहुत लो होगा। अर्थात ये बोल सकते हैं जैसे डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर का जो मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा होता है क्योंकि उसमें कार्बन ब्रशेस होते हैं स्टूडेंट। लेकिन ये जो इंडक्शन मोटर है इसमें ब्रशेस नहीं होते, और जिस मोटर में ब्रशेस होंगे तो उसका जो है मेंटेनेंस अधिक होगा। लेकिन ये जो इंडक्शन मोटर है इसमें ब्रशेस नहीं होते, इसका चीपर कास्ट होता है, मतलब कि एज कम्पेयर टू डीसी, डीसी मोटर का जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है, डीसी मोटर का, डीसी मोटर कॉस्ट हाई होता है। और ये जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा स्टूडेंट। लो, इसमें लॉसेस भी क्या होते हैं, बहुत लो होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम कार्बन ब्रश का यूज कर नहीं सकते और इसमें ऐसा अरेंजमेंट होता ही नहीं कि आप कॉपर ब्रश का यूज करें। तो ये जो इंडक्शन मोटर होती है इसमें कॉपर ब्रश का यूज नहीं करते, इसीलिए इसका जो है लॉसेस इसमें भी कम होते हैं और इफिशियंसी अच्छी होती है। इफिशियंसी क्या होती है, अच्छी होती है। किस कारण से होती है, क्योंकि इसमें कार्बन ब्रशों का यूज नहीं किया जाता, इसमें कार्बन ब्रशेस नहीं होते स्टूडेंट। कार्बन ब्रशेस नहीं होने के कारण ही ये जो इंडक्शन मोटर है ये कॉस्ट में भी सस्ता होता है, चीपर कास्ट होता है, सस्ता मिलेगा आपको। दूसरी बात, इसका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है, इजी मेंटेनेंस हो जाता है। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि इसमें जो कार्बन ब्रश नहीं होने के कारण ऐसा कोई पार्ट जब रोटेट होता है तो वो घिसता नहीं। जैसे डीसी मोटर में आप देखेंगे इसमें कार्बन ब्रशेस लगे रहते हैं, इसलिए क्या होता है उसके ब्रश घिस जाते हैं जल्दी, तो वो स्पार्क करने लगता है, वो स्पार्क करने लगता है तो उसमें स्पार्किंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर जितना उसमें ब्रश में जितना उसकी स्प्रिंग में जितना तनाव होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, उतना तनाव रखना पड़ता है, नहीं रखेंगे तो फिर वो स्पार्क मारेगा, कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर से स्पार्किंग करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें नहीं होती, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये प्रोसेस नहीं होती, ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों, इसीलिए नहीं आती क्योंकि ये जो वर्क करता है फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। क्योंकि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग में आप जो सप्लाई दे रहे हैं इसका टॉर्क ये सीधे टॉर्क डेवलप करता है, और इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा ये फ्लक्स फाई टू इंड्यूस्ड होगा। तो ये दोनों का टॉर्क अपोजिट होने के कारण एक दूसरे से क्या करते हैं, ये रिपल करते हैं। इसकी स्पीड जो है एन, मतलब कि सिंक्रोनस मोटर से थोड़ी कम होती है स्टूडेंट, बस यही कारण है। ऐसा सिंपल कंस्ट्रक्शन होने के कारण ही हम इंडक्शन मोटर का ज़्यादा यूज करते हैं। बेसिकली आपको इंडक्शन मोटर है वो कहाँ देखने मिलेगी, आटा चक्की में। यदि आप आटा चक्की में जाकर देखेंगे तो जिसके ऊपर ऐसा बार बना होगा, कोर कोर निकले होंगे, वो इंडक्शन मोटर है स्टूडेंट, ये बिल्कुल दोस्तों समझ जाओ।
जैसे ही आप, जैसे आप जाते होंगे गेहूं पिसाने के लिए, आटा पिसाने तो कोई नहीं जाता ना, तो जो जैसे ही आप गेहूं पिसाने जाते हैं तो वहां पर देखेंगे एक पुली लगी होगी, और उस पुली से क्या होगा, शाफ्ट से बेल्ट अटैच होगा स्टूडेंट, और वो जो मोटर लगी हुई वही थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, और वही थ्री फेज इंडक्शन मोटर अक्सर आटा चक्की में यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखेंगे तो ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, अक्सर इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट, ये देख लेते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो लो होता है दोस्तों। जैसे हमें मालूम है, आपने भी पढ़ा होगा कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत हाई होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मेन डिसएडवांटेज है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर का जो टार्क होता है वो लो होता है स्टूडेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क लो होता है। ठीक है, जैसे ये कंपैरिजन किससे करेंगे हम, इसका कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो डीसी शंट मोटर से कर रहे हैं। इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, डीसी शंट मोटर से। ठीक है, स्पीड कंट्रोल इज डिफिकल्ट होता है इसमें, मतलब कि ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर तो यूज किया जाता है, लेकिन उसकी जो मेथड है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। जैसे कि डीसी मोटर को स्टार्ट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ये स्टार्टर का यूज तो करते हैं, तो वो आसानी से कंट्रोल हो जाता है डीसी मोटर। लेकिन ये जो है एसी मोटर जो है ये आसानी से कंट्रोल नहीं होती, तो ये इसकी जो कंट्रोलिंग है, स्पीड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आसानी से कंट्रोल नहीं होता। इसलिए जहां पर स्पीड कंट्रोलिंग की जो आवश्यकता होती है ना, वहां हम किसका यूज करते हैं, डीसी मोटर का यूज करते हैं। जहां बार बार स्पीड को कंट्रोल करने की बात आती है, तो तेजी से स्पीड कंट्रोल कौन सी मोटर हो जाती है, डीसी मोटर हो जाती है, एसी मोटर कंट्रोल नहीं होती दोस्तों। तो जहां पर भी स्पीड कंट्रोल की बात आती है, तो हम जैसे बार बार स्पीड कंट्रोल करना है, रिसेंटली आपको तो मालूम है कि अभी जो पेट्रोल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अभी अब ई बाइक आ गई है। ये ई बाइक क्या करती है आपको मालूम है, इसमें भी कौन सी मोटर होती है, डीसी मोटर होती है दोस्तों, और ये सप्लाई बैटरी से दिया जाता है। तो आजकल फ्यूल महंगा होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, ई बाइक की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ई बाइक का काम भी वही है, उसमें डीसी मोटर लगा होता है। तो देखो हमारे हमारे जो है मेन जो परफॉर्मेंस देखा जाए डीसी मोटर का, तो पर्सनल वर्क यही होता है कि हम बार बार जैसे गाड़ी के गियर को चेंज करते हैं, कभी स्पीड ज़्यादा कभी स्पीड कम, कहीं रुकना है, फिर एक्सीलेटर बढ़ा दी तो गाड़ी आगे बढ़ गई। तो ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रोसेस नहीं होती, इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पर ई बाइक में डीसी मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार गियर चेंज, बार बार गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ता है, कभी स्पीड ज्यादा कभी स्पीड कम करना है। तो यदि एसी मोटर यूज करेंगे दोस्तों वहां पे, तो वो सडनली कंट्रोल नहीं होगी, और सडनली कंट्रोल नहीं होगी तो एक्सीडेंट होने का डर रहेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, जहां पर कंट्रोलिंग की आवश्यकता ज्यादा होती है, वहां पर डीसी मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो मैंने आपको बताया ई बाइक, इस थॉट से तो आपको समझ में आ गया होगा इन बातों से कि जो है इंडक्शन मोटर इसकी स्पीड कंट्रोल करना थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे अब स्टूडेंट। चलिए आइए कंस्ट्रक्शन देखते हैं, और कंस्ट्रक्शन कैसा है ये भी देख लेंगे हम इसका। चलिए स्टूडेंट इसका कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं कि इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। चलिए, ये हो गया स्टेटर पार्ट। देखिए स्टेटर फ्रेम लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो फ्रेम होगा ये स्टेटर फ्रेम होगा। अब स्टेटर जो फ्रेम है, ये स्टेटर पार्ट ऐसा पार्ट होता है जो स्थिर होता है, स्थिर पार्ट ही स्टेटर फ्रेम होता है, या स्थिर पार्ट ही स्टेटर कहलाता है। ठीक है, स्थिर भाग को ही स्टेटर कहा जाता है। अब ये जो स्टेटर का जो फ्रेम है स्टूडेंट, वो किसका बना होता है, तो वो होता है कॉस्ट आयरन का। किसका बना होता है, कॉस्ट आयरन का। तो ये जो कॉस्ट आयरन का फ्रेम बना हो, स्टेटर फ्रेम कॉस्ट आयरन का बना होता है, मेड बाय कॉस्ट आयरन। तो कॉस्ट आयरन जो है ये स्टेटर फ्रेम बना होता है। फर्स्ट पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि स्टेटर जो फ्रेम है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो इसका आंसर है कॉस्ट आयरन का बना होता है।
ठीक है। स्टेटर जो है, ठीक है, अब ये स्टेटर जो कोर है स्टूडेंट, मतलब कि ये अंदर जो स्टेटर का जो कोर होगा जिसमें वाइंडिंग लपेटेंगे हम, देखिए ये कोर है, और इस कोर में ये पोल, एक प्रकार का पोल है, और ये पोल कोर हो जाएगा, पोल कोर और पोल शू होते हैं। तो ये जो पोल है इसमें स्टेटर में ये किसका बना होता है, तो हमने देखा था ट्रांसफार्मर का कोर काय का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, वो भी लेमिनेटेड होता है स्टूडेंट। तो सिलिकॉन क्या करता है, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करता है, और लेमिनेटेड है तो वो क्या करेगा, ईडी करंट लॉस को कम करेगा। तो ये दो पॉइंट आपको लाइफ टाइम याद रखना है दोस्तों। ये कोई भी मोटर हो जहां पर सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड की बात की जाएगी तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है तो ये कोर ही होगा, और इसको लेमिनेटेड कर दिए तो सिलिकॉन स्टील का बना है, अर्थात कि ये हिस्टेरिसिस लॉस को कम करेगा, और लेमिनेटेड है तो ईडी करंट लॉस को कम करेगा। ये दो पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। तो ये जो स्टेटर का जो कोर स्लॉट होता है स्टूडेंट, वो बना होता है सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया हमने, देन रिवीजन कर लेते हैं। स्टेटर जो फ्रेम होगा, मतलब कि स्टेटर की जो बॉडी होगी स्टूडेंट, वो कास्ट आयरन की होगी, और अंदर जो स्टेटर का जो कोर होगा जिसमें वाइंडिंग लपेटी जाती है, जिसमें स्टेटर वाइंडिंग को लपेटी जाएगी, वो बना होगा